वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 29 दिसंबर 2020 है। बिलीव इन योरसेल्फ, एक बहुत ही खूबसूरत किताब में मैंने ये लाइन पढ़ी, व्हाट यू आर इज व्हाट यू बिलीव, नॉट व्हाट यू वेर हैंडेड जेनेटिकली। बहुत सारे लोगों ने आपको कभी ना कभी ये बताया होगा कि तुझसे ये नहीं होगा, वो व्यक्ति जो हैं उसमें ये खासियत है, इसी वजह से वो व्यक्ति ये बन गया। डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को बिलीव ना करें। मैंने बहुत सारी किताबें इस विषय पर पढ़ी हैं और बहुत सारे टेड टॉक्स, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आई कैन क्लियरली से दैट इफ़ वी बिलीव इन आवर सेल्फ, अगर हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, स्टार्टिंग में अगर भरोसा ना भी हो, अगर मैं आज पहली बार दौड़ने के बारे में सोच रहा हूं तो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा कि मैं एक मैराथन दौड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं आज 100 मीटर, कल 101 मीटर, एक महीने के बाद 200 मीटर्स, राइट, 2-3 महीने के बाद 1 किलोमीटर अगर दौड़ने लगूं और इस प्रकार से मेरा प्रोग्रेस होता रहे, तो शायद 2-3 सालों के अंदर मैं ये बिलीव करने लगूंगा कि मैं एक मैराथन दौड़ सकता हूं। दिस अप्लाइज टू एनी फील्ड। तो सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, तब हमारी वो कैपेसिटी या फिर एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम वो सोच नहीं सकते कि हमारी जो मेहनत है, और कंसिस्टेंटली जब हम मेहनत करते हैं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, इसी प्रकार से कंपाउंड ग्रोथ होता है हमारा। आज हमारे टेबल के ऊपर है डियर फ्रेंड्स 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ईयर एंड सेल चल रहा है। 31 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हासिल करने के लिए यूज़ करें ईयर एंड 10, ये कोड है। आज का हमारा पहला टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी एक इंटरव्यू में, एक प्रकार की डिस्कशन में, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा साहब ने ये बताया कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके इलेक्शंस, और लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये तीनों लेवल के इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ ही हो जाए, राइट। आई एम श्योर अब इसमें और ज़्यादा डिटेल्स में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो हमारा लोअर हाउस है, दैट इज़ लोकसभा, और जो अलग अलग स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, उनके अलग अलग टाइम पर इलेक्शंस होते हैं। ये जो एक डेट्स हैं, उनको सिंक करने का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। तो सुनील अरोड़ा साहब ने ये कहा कि चुनाव आयोग तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। इसको लेकर जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव करने हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये तो अथॉरिटी नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं वो पार्लियामेंट कर सकें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83(2) है, ये हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के साथ डील करता है, और 172 जो हैं, ये स्टेट असेंबली के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, कितने साल का टाइम पीरियड है, 5 साल का टाइम पीरियड है, राइट। एक बार फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो 5 सालों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। जब तक वो सरकार, अगर उनके पास मेजॉरिटी रहती है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक उनकी सरकार रहेगी। आई होप आपको इतनी बेसिक चीज़ें तो पता ही होगी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग एंट्री पॉइंट हैं आप सभी का। कुछ सालों से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी अभी शुरुआत की है, तो कुछ बेसिक चीज़ें भी मुझे सभी को ध्यान में रखते हुए बतानी पड़ती हैं। तो 5 सालों की टेन्योर होती है, राइट। अब हमारे देश में सिचुएशन ये है कि अलग अलग स्टेट असेंबलीज की अलग अलग लाइफ साइकिल हैं। झारखंड में इलेक्शन 1 साल में हुआ, तो कुछ टाइम के बाद अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में, फिर कुछ सालों के बाद गुजरात में, फिर पंजाब में। तो हर एक राज्य की अलग अलग साइकिल हैं। अब लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना है, उसको भंग करना है, तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 85(2)(b। और
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर दीजिए, तब जाकर प्राइम मिनिस्टर करेंगे। सेम थिंग गोज विद द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो आर्टिकल 174 सब आर्टिकल 2B जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ डील करता है, तो चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम जो है वो गवर्नर साहब को बताएगी और तब गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ जो हैं हमारी लोकल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243E और 243U में पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ का मेंशन किया गया है, उनकी ड्यूरेशन भी 5 साल की है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको डिसॉल्व करने के साथ जुड़ी हुई कोई क्लियर कट बात नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, आर्टिकल 85(2) सब आर्टिकल B। फिर ये वाले आर्टिकल का रेफरेंस होगा और बताया थर्ड लाइन ये भी हो सकती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट कोई प्रोविज़न नहीं है लोकल बॉडीज़ को प्री मैच्योरली डिसॉल्व करने के लिए। तो ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब बीजेपी का जो 2019 का संकल्प पत्र था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन्होंने ये बताया है, कुछ फ़ायदे बताए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हम करेंगे तो एक तो खर्च जो है वो कम होगा, राइट, तो एक्सपेंडिचर कम होगा। दूसरा कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का सदुपयोग होगा, ये भी पॉइंट वैलिड है। फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका मेन काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे देश में 5 सालों को अगर आप पकड़ें 2014 से 2019, राइट, ये 5 सालों में लगभग एक पूरा साल इलेक्शन में खर्च हो जाता है। कहीं ना कहीं जनरल इलेक्शन ख़त्म हुए तो किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की शुरुआत हुई, तो एवरेज ये निकलती है एक साल जो है वो पूरा इलेक्शन में जाता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ से वहाँ, और बहुत खर्च भी होता है, और फिर प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में, ये सारी चीज़ों में भी एक ही टाइम पर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसके ये सारे फ़ायदे हैं। ओके, अब एक स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में, अपना रिपोर्ट नंबर 79 टेबल किया। ये 2015 की बात है, और इस टाइम पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कुछ पार्टीज़ ने इसका विरोध किया। तो आज भी हमारे देश में एक अलग अलग पार्टीज़ की बात करें तो एक कंसेंसस नहीं है, हर एक पार्टी इसके बारे में अलग अलग अपना व्यू रख रही है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हमारे पास 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई एक्सपीरियंस है? तो द आंसर इज़ यस। हमारे देश में जो पहला इलेक्शन हुआ 1952 का, आज़ादी के बाद हमारा पहला इलेक्शन 1952-53 को हुआ, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे एक टीम मेंबर हैं विशाल चौहान साहब, तो उन्होंने उनके जो हिस्ट्री के लेक्चर्स आते हैं तो उसमें भी उन्होंने भारत का जो पहला इलेक्शन था उसका एक डेडिकेटेड लेक्चर डिलीवर किया था, हमारी चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है। तो 1952 में ये इलेक्शन हुआ हर एक राज्य में, और उस टाइम पर जितने भी राज्य थे। और आपके लिए एक प्रश्न भी है कि बताइए 1952 में हमारे देश में कितने राज्य थे और कितने यूनियन टेरिटरीज थे? आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं नाम चाहता हूँ, आई डोंट वांट द नंबर, मुझे जो राज्य के नाम है वो आपको बताने हैं। फिर 57 में, 62 में, 67 तक ये प्रैक्टिस जो है वो चलती रही। 68 में और 69 में ये 2 साल ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व हुई। फिर जो हमारी 5th लोकसभा जो है उसको 1977 में इसकी टेन्योर को एक्सटेंड किया गया। उसके बाद 6th, 7th, 9th, 11th, 12th और 13th लोकसभा जो हैं ये प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो गई। प्रेसिडेंट रूल बहुत सारी जगहों पर अलग अलग राज्यों पर लगाया गया। तो ये पूरा जो सिंक्रोनाइजेशन था, ये एक जो साइकिल थी, ये साइकिल अब डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका ग्रोथ हो रहा था, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही थी, बहुत सारे नए बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आते गए, तो ये साइकिल जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो कमेटी ने ये पाया कि टोटल जो 16 इलेक्शंस हुए, 16 जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें से 7 ऐसे इलेक्शंस हुए जो अलग अलग टाइम पर
प्री मैच्योर इनका डिसोल्यूशन हुआ लोकसभा का, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा यार, ये 16 में से 7 टाइम लोकसभा जो है वो प्री मैच्योरली डिसोल्व हो गई, 69, 77, 80, 84, 96, 98 एंड 99। फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट है 1985 का, इसकी भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ये साइकिल के ऊपर हमें देखने को मिलती है। 2019 जनरल इलेक्शन के टाइम पर आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा में इलेक्शंस थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो यहाँ पर हमें एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला कि एक साथ ये सारे इलेक्शंस हुए। इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम्स और वीवीपीएटी मशीन्स की बात करें तो रविशंकर प्रसाद साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि हमारे पास कुछ आंकड़े दिए थे उन्होंने। ये आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। द थिंग इज कि एक साथ हर एक जगह पर अगर आप इलेक्शन करवाना चाहें तो आपको उतने ईवीएम्स वीवीपैट मशीन्स चाहिए। तो यहाँ पर एक शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये शॉर्टेज जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। ये कोई इतनी भी एक रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन्स प्रोवाइड करना। ये कैपेबल चीज़ है, इसमें कोई इम्पॉसिबल चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अचीवेबल। अगर हम 9 महीने के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं तो वीवीपैट मशीन्स बनाना जो है वो कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी का कहना यह है कि नियर फ्यूचर में तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करना फीजिबल नहीं होगा। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, इसमें सेक्शन 14 है और 15 है, सेक्शन 14, 15 ऑफ आरपी एक्ट। तो इस एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 महीने पहले लोकसभा और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 6 महीने पहले एक डेट जो है उसके बारे में बता सकता है कि ये डेट पर चीज़ों को रखा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आप हाउसेस को डिसॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर या फिर पार्टी जो है वो कभी भी अपनी टेन्योर, अगर 3 सालों की आपकी टेन्योर पूरी हुई और आपको कहें कि 2 सालों को आप छोड़ दीजिए क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राज़ी नहीं होगी। दूसरी चीज़, उसकी क्या गारंटी है कि एक बार आपने ये साइकिल सिंक कर दी और किसी और जगह पर कोई ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आपको प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाना पड़े, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर राज्य का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर डिस्कशन करके पार्लियामेंट में इसके प्रोज एंड कॉन्स और सॉल्यूशंस निकाल सकती हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दिया कि नवंबर 2016 से ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्लान है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 सालों तक 2016, 17, 18 तक ये जो लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के ऊपर सरकार बैठ गई और फिर लॉ कमीशन इसके बारे में डिसाइड करने वाला था। लेकिन लॉ कमीशन का टेन्योर एंड ख़त्म हुआ 2018 में और 1 नेशन 1 इलेक्शन को छोड़िए जो लॉ कमीशन है उसको भी गठित नहीं किया गया है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की गई है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, राइट। लेकिन इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग थरो डिस्कशन होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और मेरा मानना ये है कि पार्लियामेंट ही राइट बॉडी है जहाँ पर इसके बारे में थरो डिस्कशन हो सकती है, सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं और उसके बाद यस 1 नेशन 1 इलेक्शन हम कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉल्व द प्राइमरी प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? बैड लोन्स। बैड लोन्स यानी कि आपने बैंक ने किसी व्यक्ति को या फिर किसी बिजनेस को पैसे दिए, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए लोन के तौर पर। अब वो व्यक्ति या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये अमाउंट जो है वो वापस पे करने की कैपेसिटी नहीं रखती है। ना तो वो प्रिंसिपल देने के लिए कैपेबल है, ना तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो देने के लिए कैपेबल है। तो हुआ क्या? इंटरेस्ट नहीं मिला यानी कि आपको प्रॉफिट में नुकसान हुआ और प्रिंसिपल नहीं मिला यानी कि आपका कैपिटल जो है वो चला गया। और ये एक प्रॉब्लम, लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम चल ही रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वो बर्बाद हो गए हैं। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे सिटीज़ में 9 बजे तक का ही
टाइम अलाउड है, 9 बजे के बाद एक प्रकार का लॉकडाउन हो जाता है, तो फिर क्या लोग 6 बजे खाना खाने के लिए जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो लोग बाहर खाना खाना ही अवॉइड कर रहे हैं, या फिर जो भी हैं तो थोड़ा बहुत टेक अवे कर ले रहे हैं, लेकिन शाम का जो बिज़नेस था वो तो बर्बाद हो गया। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैड लोन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि बैड लोन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और बैंक्रप्सी कोड जो है आईबीसी, तो आईबीसी के ऊपर एक ब्रेक लगा दी है। 31 मार्च 2021 तक ये ब्रेक लगा दी है। तो जब ये ब्रेक हटाई जाएगी तब बहुत सारे नए बैड लोन के या फिर बैड डेट के नए केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हमें एक नई बैड बैंक बनानी चाहिए। बैड बैंक का मतलब क्या होता है? बैड बैंक का मतलब ये है कि मान लीजिए एसबीआई, आईसीआईसीआई नहीं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी राइट पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की लेट्स से ऐसी 5 बैंक्स हैं, उनकी जो भी ऐसी लोन्स हैं जो फंसी हुई है, तो ये एक नई बैंक क्रिएट की जाएगी XYZ फॉर एग्जांपल, और ये सारी लोन्स जो हैं वो ये बैंक संभाल लेगी। तो इसमें से जितना रिकवर वो कर पाएंगे वो करेंगे। तो ये सारी बैंक्स जो हैं उनकी बुक्स क्लीन हो जाएगी, और ये बैंक्स सारी ये डर्टी लोन्स के साथ डील करेगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मुझे इस आर्टिकल में पढ़ने को मिली, वो ये है कि हमारे देश का मेन प्रॉब्लम ये है कि बैड बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और ज़्यादातर बैड लोन्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं। अब देखिए यहाँ पर कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी ARC हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बैड लोन्स के साथ डील नहीं कर रही हैं। हमारी गवर्नमेंट बैंक्स सबसे ज़्यादा बैड लोन्स के साथ डील कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स के पास कोई ARC नहीं है। तो ये एक रूट कॉज प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जब एक पब्लिक बैंक जो है वो जब एक बैड लोन के साथ डील करती है तो सबसे ईजीएस्ट रास्ता चुना जाता है, एंड दैट इज डिस्काउंट, जिसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं हेयर कट। हेयर कट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बैंक के मैनेजर जो हैं उनके बाल काटे जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हेयर कट का मतलब ये होता है कि आपने लेट्स से किसी को 1 लाख रुपए दिए थे, राइट, अब नेगोशिएशंस हुए, सारी चीज़ें हुई, वो पैसे आपको वापस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि चलो मैक्सिमम कितना इनसे रिकवर किया जा सकता है, लेट्स से 30,000। तो 30,000 आप रिकवर कर लेंगे, बाकी के 70,000 को आप भूल जाएंगे, राइट, दैट इज गॉन, इट्स गॉन फॉर एवर। ये एक हेयर कट हो गया, ये अब चला गया, फिनिश, ये अकाउंट क्लोज। 30,000 वापस मिल गए, बेटर देन नथिंग। कुछ तो मिला आपको, 1 लाख रुपीज़ में से 30,000 मिल गए, इट्स ओके, बाकी के 70,000 भूल जाइए। सो दिस इज हेयर कट। तो ये हेयर कट एक्सेप्ट, तो ऐसे कितने सारे लॉसेस जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कॉमर्शियल डिसीजन है वो गवर्नमेंट बैंक के ऑफिसर्स नहीं ले पाते, क्योंकि अगर वो कोई ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और वो इन्वेस्टिगेशन से डर गए हैं कि अगर हम कोई अच्छी डील भी करेंगे, राइट, कोई ज़्यादा हेयर कट अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर फ्यूचर में हमारे ऊपर ये आरोप लग सकता है, रिटायरमेंट के बाद भी आरोप लग सकता है। एक लटकती हुई तलवार हमेशा उनको फील होगी कि उन्होंने भले ही बैंक के और देश के और इकोनॉमी के हित में डिसीजन लिया, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपने इतना ज़्यादा हेयर कट क्यों एक्सेप्ट किया, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सरकार को चाहिए कि आप बैड बैंक्स को स्थापित करना चाहते हैं, दैट्स ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होगा अगर जो आपके जो ऑफिसर्स हैं अगर वो फ्रीली डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कॉमर्शियल डिसीजन अगर नहीं ले पाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो दिस इज़ द रूट कॉज। मूविंग ऑन, वॉर एंड वर्ड्स। नेक्स्ट वीक दोहा, जो कतार का कैपिटल है, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में एक डिस्कशन होगी। ये एक रफ आइडिया है। अफ़गानिस्तान का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है फ़िलहाल तालिबान के कंट्रोल में, और ख़ास करके कंट्री साइड यानी कि जो रूरल अफ़गानिस्तान है उसमें तालिबान का दबदबा है। 2020 जो है ये पिछले 19 साल का सबसे ब्लडीएस्ट ईयर रहा, राइट। बहुत सारा वायलेंस हमें 2020 में देखने को मिला,
और यूएसए ने जो एग्रीमेंट किया फरवरी 2020 में, यूएसए ने तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया, क्योंकि यूएसए की सरकार जो है वो तालिबान से निकल जाना, अफगानिस्तान में से निकल जाना चाहती है। तो उन्होंने बहुत ही क्विकली अपने हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि हम आपके साथ डील करते हैं, तालिबान के साथ एक डील की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपको ये प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि अलकायदा जो है वो आप अफगानिस्तान में ऑपरेट होने नहीं देंगे। लेकिन अलकायदा ऑपरेट कर रही है। अब यूएसए इसमें से निकल जाना चाहते हैं और अफगानिस्तान की सरकार को अपने आप छोड़ दिया है ऐसे कि एक बहुत ही कमज़ोर सरकार को, जिनके पास रिसोर्सेस की खामी है। इनफैक्ट इलेक्शंस जब हुए तब 2 लोगों ने ऐसा कहा कि हम प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में एक ऐसी सरकार जिसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है, ये सारे चैलेंजेस हैं, और उनको अकेला छोड़ दिया तालिबान के साथ लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ कि वायलेंस की बात करें तो सितंबर 30 तक का जो क्वार्टर है, ये 3 महीने, इन 3 महीनों में 50% ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को मिला है, और मीडिया के लोगों को भी टारगेट किया जाता है। इसमें रहमतुल्ला निगजाद नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी हत्या हुई। मलाला मईवांद नाम के एक मीडिया जर्नलिस्ट थे, उनकी हत्या की गई। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपना इन सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजंस लिए। मेरे हिसाब से तो ये गलत डिसीजंस लिए उन्होंने, और अब आशा यही रखते हैं कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस सिचुएशन का ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे और फिर प्रॉपर पीस प्रोसेस की एक आई थिंक नई शुरुआत की आवश्यकता यहाँ पर है। ईजिंग ऑफ, ये कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में आंकड़े जो हैं वो काफ़ी ड्रॉप हुए। हमारे देश में लगभग 1,50,000 लोगों की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। इकोनॉमी के ऊपर भी इसकी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल आंकड़े जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं केसेस के, और मृत्यु दर भी कम हो रहे हैं। यूरोप में, यूएसए में, लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में भी केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे देश के आंकड़ों की बात करें तो एशिया में आज भी सबसे ज़्यादा केसेस हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीच में जो सितंबर के टाइम पर हमें मिड सितंबर में 1 लाख नए केसेस हर रोज़ देखने को मिल रहे थे, वो ड्रॉप होकर 24,000 केसेस हो गए हैं। हर रोज़ 1,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी मिड सितंबर में, अब 250 से भी कम लोगों की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हमारे देश में हो रही है। तो आंकड़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और अर्बन सेंटर और रूरल एरिया में ये जो कोविड-19 का स्प्रेड हुआ, तो वायरोलॉजिस्ट का कहना ये है, उनका मानना ये है, उनका एस्टिमेट ये है कि नियरली 1/3 जितनी हमारी पॉपुलेशन जो हैं उनमें जो सेरो सर्वे कंडक्ट किया गया तो पता चला कि उनकी बॉडीज़ ने रेजिस्टेंस पैदा किया, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी का लगभग 50% जितना हमने अचीव कर लिया है। और जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई तो नंबर्स जो हैं वो और ज़्यादा ड्रॉप्स होंगे, और ये एपिडेमिक जो है वो एंडेमिक बनकर रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने गार्ड्स को लोअर करें। जो नॉर्मल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, क्राउड को अवॉइड करना, टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। सोलार विंड्स की बात करें, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको इस टॉपिक के बेसिक्स के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपके साथ इससे पहले भी डिस्कस किया था। हिंदुस्तान टाइम्स का आज ये एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल लिखा है पुखराज सिंह साहब ने। पुखराज सिंह जो हैं ये एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, साइबर इंटेलिजेंस एनालिस्ट, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने काम किया और ग्लोबल कंपनीज के साथ भी उन्होंने काम किया है। सोलार विंड्स हैक जो हैं, इसने ये साइबर एस्पियोनाज में एक जो मान्यताएं थी, जो बिलीफ सिस्टम थी, उसको तोड़ दिया है। मार्च में ये अटैक्स की शुरुआत हुई, और लगभग दिसंबर के टाइम पर यह पता चला, फायर आई नाम की एक अमेरिकन साइबर इंटेलिजेंस कंपनी है, उनको पता चला कि उनका खुद का नेटवर्क जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज या फिर ब्रीच कर लिया है। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि फायर आई नेटवर्क तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ साथ 50 जितने यूएसए के ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ट्रेजरी, कॉमर्स, स्टेट, एनर्जी एंड होमलैंड सिक्योरिटी और दूसरी कंपनीज जैसे कि सिस्को, इंटेल, निवीडिया, वीएमवेयर, ऐसी बहुत सारी, नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज जो हैं
उनकी साइट्स और उनकी इस प्रकार की जो आईटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें हैकिंग किया गया है। और इल्ज़ाम लग रहा है एसवीआर के ऊपर, जो रशिया की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने भी अटैक किया, आई एम नॉट श्योर रशिया ने किया है नहीं किया है, फिलहाल अमेरिका का कहना यह है कि रशिया ने किया है, लेकिन एक सोलार विंड्स ओरियन एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, और ये जो ओरियन है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ओरियन एक स्टैंडर्ड चीज़ है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप एप्पल का या फिर एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर अपडेट आएगी तो यू विल क्लिक ऑन इट, इज़न्ट इट। तो ऐसे ही इन लोगों ने एक जो ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे उसकी एक नई अपडेट आई और उन्होंने अपडेट किया, लेकिन ये जो ओरियन है उसको हैक किया गया था और इस अपडेट के माध्यम से ये जो हैकर्स हैं वो अलग अलग एजेंसीज के कंप्यूटर्स तक पहुंच गए। अब यूएसए ने एक यूएस साइबर कमांड, यूएस साइबर कॉम नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म में ये कहा जाता है, मीन्स इस प्लेटफॉर्म का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि इन्होंने एक डिफेंड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे उससे पहले उनके ऊपर अटैक कर लीजिए। तो एक प्री एम्प्टिव एक्स्ट्रा जुडिशियल साइबर ऑपरेशन कंडक्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाई इस यूएस साइबर कॉम ने, लेकिन ये भी फेल रही। और यहाँ पर आप देखिए कि नॉर्मली अगर आप किसी देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो आप लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से, एयर के माध्यम से अटैक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल वॉर। लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने साइबर स्पेस को चूज़ किया और साइबर स्पेस के माध्यम से घर बैठे बैठे यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये है आज के ज़माने का कड़वा सत्य कि आपको फ्यूचर में ये लैंड, सी और एयर से इतने ज़्यादा युद्ध नहीं होंगे। आपके देश का जो पूरा पावर ग्रिड है उसको अगर एक दिन के लिए भी बंद कर दिया तो कितने करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी सारी फ्लाइट्स जो हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया, राइट, दैट्स इट। आपके जीपीएस को हैक कर लिया और आपकी सारी फ्लाइट्स को अलग अलग जगहों पर भेज दिया तो भी कितने करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये है फ्यूचर, और इस खतरनाक फ्यूचर को लड़ने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी चाहिए। यूएसए जैसा देश जो है उनकी इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स को हैक कर लिया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा इश्यू है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, एंडिंग द कट ऑफ रेस। सरकार ने यह तय किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट रखी जाएगी। ये कमिटी ने, एक्सपर्ट कमिटी ने यह रिकमेंडेशन दिया है। और एक मैंडेटरी कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट करेगी। आज तक ऐसा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है, 12th के बोर्ड के मार्क्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और एग्ज़ाम के मार्क्स के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि 12th बोर्ड का जो एक प्रेशर रहता है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। आज बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनको बेसिक्स की पढ़ाई फिर से करनी पड़ती है। रिवीजन करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब वो पढ़ते हैं तब उनको पता चलता है अच्छा ऐसा होता है। ओके, स्कूल के टाइम पर कभी हमने ये चीज़ सोची ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और उसमें बच्चों का कम और इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा दोष होता है, क्योंकि मार्क्स अचीव, पास हो जाए, ये बस उनका ये लक्ष्य होता है, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। तो वी नीड क्वालिटी स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, वहाँ पर आप नॉलेज आपकी एनहेंस होगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे एक्सेट्रा। तो सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी क्लैरिटी हो, ये ओवरऑल लक्ष्य सरकार ने रखा है, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग एज वेल। इसके अलावा ये जो एक कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं कि आर्ट्स का स्टूडेंट्स आर्ट्स में, साइंस का साइंस में और कॉमर्स का कॉमर्स में, ऐसा नहीं होगा। बच्चे जो हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे। तो किसी ने अगर साइंस का कोई एक सब्जेक्ट रखा है, दूसरा कॉमर्स का और एक सब्जेक्ट आर्ट का, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। जिस आज के ज़माने में इसको कहते हैं इंटरपर्सनल, नॉट इंटरपर्सनल, सॉरी, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि अलग अलग, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हिस्ट्री,
इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जियोग्राफी एंड जनरल साइंस, ये 5 बेसिक पिलर्स हैं, पिलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके ऊपर से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट की जब बेसिक्स आप क्लियर करते हैं तब आप देखते हैं कि कितनी खूबसूरत चीज़ है। बहुत सारे जो रिलीजियन के साथ जुड़े हुए हमारे पुराने अगर मटकों को देखोगे, राइट, जो हमारे पॉट्स हैं, और अरेबिक रीजन में से जो हमें पॉट्स मिले हैं, तो उनके शेप अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता चल गया कि अगर आपका जो पॉट है, राइट, अगर वो कुछ इस शेप का रहा, आई एम नॉट दैट गुड इन स्केच, लेकिन इस शेप का रहा तो पानी इवोपरेट हो जाएगा। तो अरेबियन पोर्ट्स आप देखेंगे, राइट, तो एक कैटल टाइप होता है, और कैटल के ऊपर भी वो लोग एक प्रकार का व्हाट वी से, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट, एक कैप लगा देते हैं, ताकि पानी गिरे भी नहीं, क्योंकि यू आर राइडिंग ऑन अ हॉर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर कैमल, और पानी गिरेगा भी नहीं और इवापोरेट भी नहीं होगा, क्योंकि अरेबियन रीजन में उस टाइम पर पानी जो था, इट वॉज अबाउट लाइफ एंड डेथ। लेकिन भारत के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो नदियाँ ही नदियाँ थी यहाँ पर, तो कहीं पर भी पानी आपको चाहिए इजीली अवेलेबल था, एक वॉकिंग डिस्टेंस में। तो हिस्ट्री को आप जब जियोग्राफी और फिर कल्चर आप समझेंगे, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। तो ये साइंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, इवोपरेशन और ये सारी चीज़ें, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इसका एक मिक्सचर ये पॉइंट्स में है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि जिस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है, अगर यही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है तो यू नो हमारे देश के लिए, हमारे ह्यूमन कैपिटल के लिए ये एक अच्छी बात होगी। And that's everything from my side. Thank you very much for watching this video, dear friends. कुछ important news items हैं, right, इनको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, and I will see you soon. Again, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईयर एंड सेल इज ऑन आवर स्मार्ट कोर्स। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।